हेलो स्टूडेंट्स, और अब हम लोग लेकर आए हैं आज का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सीरीज का जो अगला स्टैंडर्ड है या अगला कॉन्सेप्ट में लेकर आया हुआ है एस 701 विच इज कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ये जो स्टैंडर्ड है आप लोगों के लिए, ये 700 की सीरीज का दूसरा स्टैंडर्ड है। ठीक है, 700 की सीरीज का पहला स्टैंडर्ड कौन सा होता है कि आपको ओपिनियन फॉर्म करनी है। ठीक है, आपको क्या बनानी है, ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, और उस ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी आपको मालूम होगा, है ना, कि किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट बनती है, उसमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या आता है, एड्रेसी कौन होता है, बेसिस फॉर ओपिनियन आपको डालना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसमें कवर्ड होती है। वो 700 वाले स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा हुआ है। मैं आप लोगों को 701 का फंडा समझा रहा हूँ क्योंकि ये नया स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेटेस्ट स्टैंडर्ड है 70 की 700 वाली सीरीज का। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो कौन सा है, की ऑडिट मैटर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको देखना है वो कौन सा है, की ऑडिट मैटर, क्योंकि यहीं पर इस पर्टिकुलर पूरे ऐसे का फंडा छुपा हुआ है। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझना। कुछ चीजें मैं आपको ऑलरेडी रिकॉल करवा रहा हूं। ठीक है, पुरानी चीजें हैं। पहली चीज अगर मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, आपने एसए 260 पढ़ा हुआ होगा। ऐसे 260 कौन सा होता है, कम्युनिकेटिंग मैटर्स टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस। मतलब कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जैसे ओवरऑल स्कोप ऑफ ऑडिटर, जो आप नेचर टाइम एक्सटेंड लगाने वाले हो, अगर मॉडिफाई करने वाले हो ओपिनियन को, या आपका मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट है किसी पॉइंट के ऊपर, तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स जो आपको किसको कम्युनिकेट करने होते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने होते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, वो गवर्नेंस के इंटरेस्ट के मैटर है, इसलिए आपको टीसीडब्ल्यूजी को वो सारे मैटर बताने पड़ते हैं। ठीक है, सो ऐसे 260 तो ऑलरेडी पढ़ लिया। फिर एक मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ऐसे 700, है ना, मेरे को क्योंकि ये सारी चीजें चाहिए होगी स्टैंडर्ड के अंदर, इसलिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इन सबका बता रहा हूँ। ऐसे 700 जस्ट इससे पहले वाला जो स्टैंडर्ड है वो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करता है कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, आजकल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दो नए फंडे और आ गए जो मैं आपको समझा देता हूँ। एक, अगर गोइंग कंसर्न में कोई अनसर्टेनिटी होती है तो अब आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही एक गोइंग कंसर्न पैराग्राफ है, उसके अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहते हो, मॉडिफाइड ओपिनियन मालूम है ना, नहीं मालूम है तो मैंने पहले वीडियो डाल रखे हैं मॉडिफाइड ओपिनियन का, 705 जो स्टैंडर्ड है हमारा, उसका एक पूरा वीडियो अलग से बना रखा है, वो देखना चाहो तो देख सकते हो। सो जो 705 है उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन होती है, तो मॉडिफाइड ओपिनियन क्वालिफाइड भी हो सकती है, एडवर्स भी हो सकती है, डिस्क्लेमर भी हो सकती है ना। तो वो जो 700 हमारा जो स्टैंडर्ड है, ये बोलता है कि आप अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो, डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हो, तो उसका बेसिस जो है, उसका कारण जो है, वो आप 700 के अंदर रिपोर्ट के अंदर एक्सप्लेन कर देना कि क्या कारण है जिसकी वजह से आप क्या देने वाले हो, मॉडिफाइड रिपोर्ट देने वाले हो, और उसका हेडिंग होता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। ठीक है, 705 वैसे मैंने याद करवाई दिया आपको। ठीक है, क्लियर। तो ये तीन स्टैंडर्ड मेनली अपने को समझने थे। ठीक है, तो अब मैं आपको इस स्टैंडर्ड की शुरुआत करता हूं। अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ये तीन बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अब हम शुरू करते हैं। सवाल इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में ये है, या इसने जो स्टैंडर्ड ने कहा है वो ये है कि अगर ऑडिटर की नजर में, नजर मतलब जजमेंट हो गया, अगर ऑडिटर की जजमेंट में कोई मैटर ऐसा है जो की है, कोई मैटर ऐसा है जो की है, की मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट मान लो अभी के लिए, बाकी उसकी डेफिनेशन हम भी पढ़ेंगे। अगर कोई मैटर की है तो वो की मैटर भी आपको क्या करना है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो मतलब एक अलग से पैराग्राफ आ गया ऑडिट रिपोर्ट में, कौन सा, की ऑडिट मैटर का, कि तुम वो मैटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना, ताकि यूजर्स जो हो, यूजर्स के लिए जाएगी ना ऑडिट रिपोर्ट, तो यूजर्स जो हो उन तक वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब सवाल आता है सर की मैटर क्या होता है, तो की मैटर का मतलब है वो मैटर जो ऑडिटर को लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंस का मैटर है। सिग्निफिकेंट मतलब अगेन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, बहुत सुप्रीम इंपॉर्टेंस का मैटर है ऑडिटर की जजमेंट में, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इफेक्ट कर सकता है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो उसमें क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट में उस मैटर को डालेगा और कम्युनिकेट कर देगा किस तक, यूजर्स तक। तो सर क्या पहले ऐसा नहीं होता था, नहीं, पहले जो की मैटर्स होते थे या इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे वो आप किसको कम्युनिकेट कर देते थे, 260 के हिसाब से आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देते थे। अब उनमें से, अब उन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को जो मैटर आपने कम्युनिकेट किए, उनको तो सारे इंपॉर्टेंट मैटर कम्युनिकेट कर दिए, उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है,
वो आप किसको कम्युनिकेट करोगे? वो आप कम्युनिकेट करोगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डाल के शेयर होल्डर्स तक, यूजर्स तक। तो पहला लॉजिक मैंने आपको समझाया, सुनना। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिसाइड करना सबसे पहले तो ऑडिटर को कि की मैटर्स कौन कौन से हैं, और फिर जब वो ओपिनियन दे रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर तो ये की मैटर उसको किसको बताने हैं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी बताने। की मैटर कौन से होते हैं सर? जो ऑडिटर की जजमेंट में क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंस के मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है, वो कहलाते हैं क्या? की ऑडिट मैटर्स। और की ऑडिट मैटर्स किस में से सेलेक्ट करने हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये उन्हीं मैटर्स में से सेलेक्ट करने हैं जो आपने कम्युनिकेट किए किसको? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। भाई अगर जो चीज टीसीडब्ल्यूजी को ही कम्युनिकेट नहीं करी, इसका मतलब इंपॉर्टेंट थी नहीं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंस या मोस्ट सिग्निफिकेंस की तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ, आपने टीसीडब्ल्यूजी को जो कम्युनिकेट किए मैटर्स, उनमें से फिर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकता है, एक भी आपको नहीं लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो आपको अगर कोई लग रहा है कोई मैटर है मोस्ट सिग्निफिकेंस का, तो वो चीज आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी डाल दोगे। बाकी टीसीडब्ल्यूजी को तो आपने कम्युनिकेट किया ही था ऐसे 260 के अनुसार, ठीक है, फाइन। तो लॉजिक समझना, 260 कहता है ये सारा मैटर, इतने सारे मैटर आप कम्युनिकेट कर दो किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। फिर उसमें से इतने मैटर्स जो मोस्ट सिग्निफिकेंस है, अगर है तो ठीक है, वो आपको किसको कम्युनिकेट करने? शेयर होल्डर्स को। किस में डाल के? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डाल के। पर अगला कॉन्सेप्ट, इस की ऑडिट मैटर को आप सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते इन तीन चीजों का, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इस पॉइंट का मतलब क्या है। जैसे आपने वो की ऑडिट मैटर कहां डाल दिया? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो एक पैराग्राफ होता है की ऑडिट मैटर का, उसमें डाल दिया वो की मैटर। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि जब ऑलरेडी आपने ये मैटर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डाल दिया है, ठीक है, तो ये चीज हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट भी शेयर होल्डर्स को जा रही है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शेयर होल्डर्स या यूजर्स को जा रहे हैं, तो कहीं पे भी मेंशन कर दो कोई मैटर, क्या फर्क पड़ता है? नहीं भाई, मैनेजमेंट तेरी जो जिम्मेदारी है कि तुझे वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, ठीक है, क्योंकि ये एफआरएफ तेरे को कह रहा है वो चीज करने का, ठीक है, या तुझे वो चीज करनी है ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू आ सके, तो तू तेरे तरफ से कर, मैं मेरे अलग से कर लूंगा, मेरे पैराग्राफ के अंदर डाल दूंगा की ऑडिट मैटर के अंदर, भले 2 बार चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तुझे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूं, ठीक है। तू ऐसा नहीं बोल सकता, मतलब मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि चूंकि ऑलरेडी वो मैटर आपने अपनी रिपोर्ट में डाल दिया है तो हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं भी डिस्क्लोज करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों ही चीजें शेयर होल्डर्स के पास जा रही है। ऐसा नहीं। तो पहला पॉइंट, की ऑडिट मैटर अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो ऑडिट रिपोर्ट में, सो इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर जो मैनेजमेंट को करना था। So it's not a substitute for disclosure in the financial statement that the applicable FRF requires the management to make or which is necessary otherwise to achieve a fair presentation. दूसरा, ऑडिटर के लिए भी ऊपर कुछ आ गया क्या? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाह रहा हूं, अब वो मैटर जिसके आधार पे मैं क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाह रहा हूं, एडवर्स ओपिनियन देना चाह रहा हूं, मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाह रहा हूं, वो मैटर तो बाय डिफॉल्ट की मैटर हो गई होगा ना, वो तो इंपॉर्टेंट हुआ है ना बाय डिफॉल्ट, है ना, तो वो आपने की मैटर में भी डाला। अब ऑडिटर कह रहा है जब की मैटर में आ गया ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो ऑडिट रिपोर्ट में जो एक हिस्सा और होता है, कौन सा? बेसिस फॉर ओपिनियन वाला, वहां इसको डालने की जरूरत नहीं है भाई। जब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही ऑलरेडी की मैटर में आ गया है, तो व्हाई देयर इज अ नीड टू डिस्क्लोज इट अगेन इन द ऑडिट रिपोर्ट अंडर द बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ? तो ऐसा बोलता है नहीं, दोनों जगह डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो दिस की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। ऐसे एक फंडा और बता दो, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, ठीक है, गोइंग कंसर्न में अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो उसको, अभी बोला मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ आता है गोइंग कंसर्न का, उसमें आपको उसको डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, ठीक है। अब उसमें अगर डिस्क्लोज कर रहे हो तो की मैटर में क्यों डाल रहे हो? पर की मैटर डालना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा है। तो अब ऑडिटर कह रहा है जब मैं उसको की मैटर में डाल रहा हूं तो अब मुझे उसमें क्यों डिस्क्लोज करना है वापस? पीछे जो पैराग्राफ ऊपर ऊपर दे रखा है गोइंग कंसर्न वाला, तो करना है आपको। की मैटर में डालने का ये मतलब नहीं है कि आपको गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में नहीं डालना है, ठीक है। सो communicating the matter in the audit report, it is not a substitute for reporting in accordance with SA 570 when a material uncertainty exists relating to any condition that cast a significant doubt। ये लाइन तो एक्चुअली 570 वाले स्टैंडर्ड की है, वो आप पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे तो उसका आपको याद होगी। और लास्ट पॉइंट अलग है
कि ये जो की मैटर मैंने कम्युनिकेट किया ना, ये सिर्फ मैंने कम्युनिकेट किया, मतलब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इस बात को आप तक पहुंचाने की है। इस मैटर के ऊपर मैं कोई अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। मतलब शेयर होल्डर ये ना समझ लें, यूजर्स ये ना समझ लें कि आई एम एक्सप्रेसिंग अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर। नो नो, I am just including this matter for communication to the users or to the shareholders. I am not giving any separate opinion on this matter. तो जो ओपिनियन मैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर दे रहा हूँ वही सब जगह लागू होगी। इसके लिए यहाँ अलग से पैराग्राफ डाल के मैं इस पे ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज इंडिविजुअल मैटर्स। अब आपको अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मेट भी बता दूं ऑडिट रिपोर्ट का, वैसे टेक्निकली 700 आपको आना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ होगा, तो मैं आपको जो बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था। जैसे ये पैराग्राफ होता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। ये पैराग्राफ होता है गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और ये पैराग्राफ होता है की ऑडिट मैटर। अब ये वो जो भी मैं बात कर रहा था कि अगर आपने कोई मैटर की में बता दिया है, ठीक है, तो आप यहां नहीं बताओ, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने की में बता दिया है तो यहां नहीं बताओ गोइंग कंसर्न में, ऐसा नहीं, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। क्योंकि देखो गोइंग कंसर्न अगर अनसर्टन है आने वाले साल में, तो ऑब्वियसली वो मैटर तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो आपने टीसीडब्ल्यूजी को भी कम्युनिकेट किया होगा और वो मोस्ट सिग्निफिकेंट का मैटर है, तो आपने की मैटर में भी डाल दिया। तो अब मैं इसमें नहीं डालूंगा इन कंसर्न में, नहीं, ये मना कर रहा है अभी इनिशियली तो कि नहीं आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। की मैटर में डालने का मतलब ये नहीं है कि आपको गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में नहीं डालना है, या आपको बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में नहीं डालना है, या मैनेजमेंट कह दे कि नहीं मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा ऑलरेडी अगर डिस्क्लोज हो चुका है, नहीं। और ना ही ये सेपरेट ओपिनियन है इंडिविजुअल मैटर के। क्लियर? अब आपका सवाल अगला, सर मैं ऑडिटर हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंस होते हैं और कौन से नहीं होते? भाई मेरे लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किए हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इंपॉर्टेंट है। पर मैंने क्या बोला, आपको इंपॉर्टेंट नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट का मैटर। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट की देखो कोई डेफिनेशन तो दे नहीं रखी है। क्या बोला था पहले भी, कि आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है, भाई आपको जज करना है कि आपके लिए कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंस है। फिर भी स्टैंडर्ड ने आपकी थोड़ी हेल्प करी है कि देखो, जब ऑडिटर डिसाइड कर रहा हो कि कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंस वाला मैटर है, तो ये तीन चीजों को वो देख ले। पहला, जिस एरिया में रिस्क असेसमेंट हाई है, मतलब जहां पर हायर रिस्क लग रही है आपको, जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क नजर आ रही है, ठीक है, वो वाला मैटर एक तरह से मान लेना तो सिग्निफिकेंट है। दूसरा, जहां पर अकाउंटिंग एस्टिमेट से या फिर जहां मैनेजमेंट की जजमेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, या जहां अनसर्टेनिटी है, जो एस्टिमेशन किया है, जैसे प्रोविजंस कोई बनाए हैं, है ना, वो बहुत अनसर्टन है, तो वो मैटर एक तेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट मान ले। और तीसरा, उसका इफेक्ट देख ले, अगर तुझे लग रहा है कि उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, ठीक है, तो वो तेरे लिए एक तरह से सिग्निफिकेंट मान ले। तो तेरे को हेल्प कर दी है, मतलब स्टैंडर्ड ने ऑडिटर को हेल्प कर दी है कि आपको जो जजमेंट लेनी है कि मोस्ट सिग्निफिकेंस का कौन सा मैटर होगा, वो तीन बेसिस पे लेनी है। हायर रिस्क ऑफ असेसमेंट कहाँ है, जहां रिस्क ज्यादा है जिस एरिया में, ठीक है, वो आपके लिए एक तरह से मोस्ट सिग्निफिकेंट का एरिया हो जाएगा। सेकंड, जहां मैनेजरियल जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मतलब मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट के आधार पे वो फिगर एंड फैक्ट्स डिसाइड किए हैं, ठीक है, और जहां अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, वो तेरे लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो नॉर्मल पॉइंट है, उसका इफेक्ट देख लो, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन का, उस इवेंट का इफेक्ट देख लो, अगर वो सिग्निफिकेंट आ रहा है तो वो आपके लिए मटेरियल है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन अभी तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, और ये पिक्चर भी समझ में आया ना, आउट ऑफ द एवरीथिंग इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, है ना, लेकिन उनमें से जो की मैटर है वो मुझे अलग से क्या करना है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मैंने समझा दिया आपको, ये भी बता दिया कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है और नहीं ये सेपरेट ओपिनियन है इस मैटर के ऊपर, और ये भी बता दिया कि सिग्निफिकेंट कैसे डिसाइड करो। अब आगे की कहानी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टॉपिक में ना एक गड़बड़ यहाँ ये थी, ये आपके मन में अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है, सर ये तो समझ में आता है कि मैनेजमेंट को अपनी तरह डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में अलग से डिस्क्लोज करना है, वो समझ में आता है। पर ये चीज हमको समझ में नहीं आई सर, कि अगर ऑलरेडी एक ही ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक जगह आ गया है, तो वापस उसी ऑडिट रिपोर्ट में वापस डालने की क्या जरूरत है। ये वाले पॉइंट में तो समझ में आता है सर कि मैनेजमेंट को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तो वो अलग है और ऑडिट रिपोर्ट अलग है, तो दोनों में अलग अलग जगह आना चाहिए। लेकिन एक ऑडिट रिपोर्ट में दो बार डालने का उसका लॉजिक क्या है इन दोनों पॉइंट्स में, ठीक है। तो इसका लॉजिक अभी इनिशियली तो इन्होंने मना किया है कि इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन आगे जाके क्लैरिफिकेशन वापस कुछ दिया है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्लैरिफिकेशन है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो एसए 701 में जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब आप की ऑडिट मैटर डालोगे
तो अगर एक से ज्यादा की ऑडिट मैटर है तो सब हेडिंग बनानी पड़ेगी। एक ही अगर है की ऑडिट मैटर तो हेडिंग डाली की ऑडिट मैटर और बता दिया। एक से ज्यादा की ऑडिट मैटर है तो फिर सब हेडिंग बनानी पड़ेगी। मेन हेडिंग हो जाएगी की ऑडिट मैटर, फिर पहला की ऑडिट मैटर, दूसरा की ऑडिट मैटर, ठीक है। और वहां पर जब ऑडिट रिपोर्ट में आप लिखोगे तो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज कैसी होगी, ऐसी होगी। क्योंकि देखो शेयर होल्डर्स को थोड़ी मालूम है, शेयर होल्डर्स आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ना, उनको थोड़ी मालूम है कि ऑडिट मैटर क्या होता है ना। तो उनको सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट अब से आ रही है, क्योंकि पहले वाली ऑडिट रिपोर्टों में ऐसा कभी आया ही नहीं था कि ऑडिट मैटर, तो आपको पहले उसकी ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर भी पहले लैंग्वेज ये लिखनी पड़ेगी क्या, कि की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। और ये मैटर्स जो है ये एड्रेस किए हैं ऑडिटर ने इस ऑडिट के दौरान, ठीक है। और जब वो ओपिनियन फॉर्म कर रहा है उसके ऊपर उसने ये बातें करी है, और ऑडिटर सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा है इन मैटर के ऊपर। सब लिख देना पहले, ठीक है। और क्या क्या लिख दोगे, क्यों मैटर को मैंने की माना, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंस का माना, और किस तरह से इस मैटर को एड्रेस किया मैंने, ये आपको उसको एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गया? क्योंकि देखो शेयर होल्डर्स आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ सीए कोर्स, ठीक है। उनको नहीं मालूम है, दे आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर नॉर्मल पर्सन। उनको क्या मालूम कि ऑडिट मैटर क्या आया नया, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर में आपने उनको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये की ऑडिट मैटर का फंडा ये है कि वो मैटर्स हैं जो ऑडिटर की जजमेंट में बहुत सिग्निफिकेंस है ना। और ये मैटर्स को मैंने ऑडिट के दौरान एड्रेस किया, और जब मैं ओपिनियन फॉर्म कर रहा था तो उसके साथ मैंने ये मैटर भी ऐड किए, लेकिन मेरी ओपिनियन इन मैटर्स के ऊपर अलग से मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक, क्लियर। अब वो वाला सवाल जो मैंने आपको पूछा था कि सर ऑलरेडी जब ऊपर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आ गया है, ऑलरेडी जब गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में वो चीज आ गई है, तो वापस नीचे की ऑडिट मैटर में लिखने की कहां जरूरत है, ठीक है। या की ऑडिट मैटर में आ गई है तो वापस उसमें कहां लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो सीक्वेंस अगर आपने देखी थी तो पहले क्या आया था, पहले बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, पहले गोइंग कंसर्न पैराग्राफ आया है ना। तो आपने उसमें तो डिस्क्लोज कर दिया। अब आप चाहो तो की मैटर के अंदर, ध्यान से सुनना, अब आप चाहो तो की मैटर पैराग्राफ के अंदर, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर आप ये लिख सकते हो कि ये मैटर मैंने ऑलरेडी ऊपर क्या कर दिए हैं, रिपोर्ट कर दिए हैं, और उसका रेफरेंस यहां पर डाल देना, ठीक है। क्या रेफरेंस डाल देना कि भाई दीज आर द मैटर्स ऑलरेडी रिपोर्टेड, इनके अलावा और कोई मैटर नहीं है मेरे पास की मैटर, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहां नहीं दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है। दोनों बातें सेट हो गई ना। देखो आपने गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में कोई चीज लिख दी, अनसर्टेनिटी है, आपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन वाले में लिख दी कि इस कारण की वजह से मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं। अब जैसे ओरिजिनल पहले बोला गया था, आपको क्या बोला गया था कि आप ऑडिट रिपोर्ट जो दोगे उसके अंदर आपको सब्सटीट्यूट नहीं मानना है। तो अब सब्सटीट्यूट नहीं मानना है तो वो लाइन भी मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सब्सटीट्यूट में इसलिए नहीं मान सकता, क्यों नहीं मान सकता मैं सब्सटीट्यूट, क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ में साफ साफ ये लिखा हुआ है, कहां पर, ये वाले पैराग्राफ में, कि आप इसको सब्सटीट्यूट नहीं मान सकते। ये दो चीजें पड़ी थी अपन ने। तो क्या करूं मैं, तो की मैटर में भी डालूं, हाँ डालो, पर एक्सप्लेन मत करो उसको। उस मैटर में, की ऑडिट मैटर में क्या लिख दो, ये लिख दो कि ऑलरेडी ये मैटर रिपोर्ट कर दिए हैं हमने, और एक रेफरेंस डाल दो बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन का, ठीक है। या वो जो अनसर्टेनिटी है उसका रेफरेंस डाल दो कि मैंने ऑलरेडी ये मैटर ऊपर रेफर कर दिए हैं, जिसको भी देखना हो ऊपर देख ले। तो अलग से भी मैंने डिस्क्लोज कर दिया और मुझे डिटेल में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो दोनों सेट हो गया ना। तो लॉजिक सुनो क्या लिखा है, अगर कोई मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन का था 705 वाला, या वही अनसर्टेनिटी थी गोइंग कंसर्न में 570 वाली, तो ये तो दोनों ही बाय डिफॉल्ट क्या है, की मैटर्स है, ठीक है। मतलब इनमें तो सोचना भी नहीं है आपको कि आपकी जजमेंट में ये की है कि नहीं है, ये दोनों तो इतने सिग्निफिकेंट मैटर है कि ये तो बाय डिफॉल्ट ही की ऑडिट मैटर होंगे। लेकिन इन की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है आपको, प्रोवाइडेड ये ऑलरेडी आपने कहां रिपोर्ट कर दिए, ऊपर वाले पैराग्राफ में, और आपने इस पैराग्राफ में की मैटर में एक रेफरेंस डाल दिया कि ऑलरेडी ये मैटर मैंने ऊपर डिस्क्लोज कर दिया। क्लियर, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होगी, देखो ये वाली लैंग्वेज, अगर मान लो, अच्छा एक ये भी पोजीशन पॉसिबल है क्या, कि कोई भी मैटर की हो ही ना, मतलब ये भी नहीं है 705 भी नहीं है, 570 भी नहीं है, और भी कोई मैटर है वो की है ही नहीं। तो जब कोई भी मैटर की नहीं है तो ये लाइन आ जाएगी, कौन सी, बिना बॉक्स वाली, वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट, ये लिख देंगे। और मान लो सिर्फ की कौन से वाले, ये वाले 705 और 570 वाले, इसके अलावा और कोई नहीं है की, तो ऐसे लिख देंगे, एक्सेप्ट फॉर द मैटर ऑलरेडी जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर दिए हैं, वी हैव डिटरमाइंड कि इसके अलावा कोई दूसरा की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए हमारी रिपोर्ट के अंदर।
क्लियर, ठीक है, दैट्स इट। एंड द लास्ट टॉपिक क्या कहता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें एक मैटर को की ऑडिट मैटर मानने के बावजूद भी आपको उसको कम्युनिकेट नहीं करना है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। मतलब एक्सेप्शनल केस है कि मैटर की है, मोस्ट सिग्निफिकेंस का है, फिर भी मत बताना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। कब कब कौन से केसेस में? पहला, जब किसी लॉ और रेगुलेशन ने साफ साफ मना कर रखा हो कि इस चीज का पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है इससे उस पर्टिकुलर एंटिटी की या कंट्री की कुछ थ्रेटनिंग हो रही हो, सिक्योरिटी पे कोई इफेक्ट हो रहा हो, तो वो फिर मैटर डिस्क्लोज नहीं करना है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। दूसरा मस्त पॉइंट है, बहुत रेयर केस है पर है, ऑडिटर को अगर लगता है कि ये मैटर जो मैं कम्युनिकेट करने वाला हूं इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, इसके डिस्क्लोजर से एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होंगे और जो फायदा मिल रहा है पब्लिक को और यूजर्स को वो कम होगा, मतलब नेगेटिव इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा आएगा और पॉजिटिव इफेक्ट इसका कम आएगा, तो फिर वो मैटर वो डिस्क्लोज ना करें। लेकिन लेकिन अगर ऑलरेडी एंटिटी द्वारा ये मैटर पहले ही कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो फिर ये मत सोचना आप कि अब मैं जो डिस्क्लोज करूंगा उससे पब्लिक को एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ज्यादा होंगे और पॉजिटिव कम होंगे, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब मैटर पब्लिक डोमेन में है तो फिर आपको नहीं सोचना है। हाँ, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में नहीं है, आपको लग रहा है आप अपनी रिपोर्ट में डाल दो की मैटर में, पर आपको दिख रहा है कि उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ज्यादा है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट कम है, तो फिर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। तो दूसरा क्लियर केस, जब ऑडिटर ये डिटरमाइन करता है that the matter should not be communicated in the audit report because adverse consequences of doing so would reasonably expected to outweigh the public interest benefit of such communication and this shall not apply, अगर एंटिटी का ऑलरेडी पब्लिक डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन उसने कर रखी है तो फिर ये वाला फंडा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो उसके बेनिफिट से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको ये चीज डिस्क्लोज नहीं करनी है। लेकिन आपको ये सोचना ही नहीं है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, अगर ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज पहले से ही आया समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड 701। फटाफट रिपीट कर लेते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ करना है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ क्या होता है? जो मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंस के हैं, किन में से? उन मैटर्स में से जो आपने टीसीडब्ल्यूजी को 260 में कम्युनिकेट किया। अच्छा, ये कम्युनिकेशन सब्स्टिट्यूट नहीं है मैनेजमेंट के लिए कि वो डिस्क्लोज ना करे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है ऑडिटर के लिए कि वो 705 में डिस्क्लोज ना करे, या ये सब्स्टिट्यूट नहीं ऑडिटर के लिए कि वो 570 वाले पैराग्राफ के अंदर डिस्क्लोज ना करे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये आता है क्या कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो सेपरेट ओपिनियन नहीं माना जाएगा उस इंडिविजुअल मैटर के ऊपर। ओके, दूसरा पॉइंट इसके अंदर आया था क्या कि जब भी आप की मैटर डिजाइन कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको इन तीन एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, हर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है ना, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, या फिर उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। फिर जब भी लैंग्वेज लिखोगे तो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में समझा देना शेयर होल्डर्स को कि क्या मतलब होता है इसकी ऑडिट मैटर पैराग्राफ का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया कि अगर आप क्या डाल रहे हो, ये दोनों की ऑडिट मैटर है बाय डिफॉल्ट 570 और 705, तो अगर आपने उनमें रिपोर्ट कर दिया तो खाली रेफरेंस डाल देना की मैटर में, डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी की मैटर नहीं है तो लिख देना कोई मैटर नहीं है, और अगर इन दोनों के अलावा कोई नहीं है तो लिख देना एक्सेप्ट फॉर दोस्त, बाकी कोई नहीं, और अगर है उसके अलावा भी तो उनके डिटेल डिस्क्लोजर करो। और लास्ट में आपको कम्युनिकेट करना ही नहीं है, ठीक है, जब या तो लॉ रेगुलेशन ने वो मैटर प्रिक्लूड कर रखा है, या रेयर केसेस में जब क्या हो रहा है मैटर कम्युनिकेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ज्यादा और उसके पॉजिटिव इफेक्ट कम है। क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 701। That's it from my side for this particular topic. इसके अलावा भी आपको कोई conceptual clarity का topic अगर discuss करना हो तो you can write into the comment box. We'll discuss in the upcoming videos. Thanks for watching the video. And if you liked the video, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो do subscribe to the channel by clicking on the link given here. And do give your likes, comments in the comment box. I would love to hear all of them. Thanks once again.